हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सोल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से किसी भी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद से हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें हमने पढ़ा था आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगला है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, सुनिएगा। अब नाम से पता चलता है कि ये ऑस्मोसिस का अपोजिट है, अपोजिट फिनोमेना है, रिवर्स फिनोमेना है। तो हमने ऑस्मोसिस में क्या देखा था कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या फिर फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। यही पढ़े थे। इसका अपोजिट अगर मैं कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम लगाए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने से क्या हुआ था, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप कर गया था। आपको याद होगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था। लेकिन अगर हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन के साइड, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो होगा ये कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना, वो सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। और इसी प्रोसेस का नाम है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल हम जैसे समुद्र का पानी खारा होता है ना, उसको प्यूरिफिकेशन के लिए, उसको डीसैलिनेशन के लिए, उसमें का जो खारापन है उसको खत्म करने के लिए हम करते हैं, है ना। तो लिखते हैं इसको, इफ द प्रेशर ग्रेटर देन या फिर हायर देन, जो मन के लिख लो, ग्रेटर देन osmotic pressure is applied on the solution side, on the solution side, then the solvent will flow from solution to pure solvent through the semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, है ना। क्या लिखा मैंने, इफ द प्रेशर ग्रेटर देन या फिर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, then the solvent will flow from solution to pure solvent through the semi-permeable membrane. This process is called reverse osmosis. This process is called, देखो ये सिर्फ मैं बोल के भी बता सकता था, लेकिन आप अच्छे से नोट्स बना सकें इसलिए मैंने इसको लिख दिया, है ना। इट्स कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। It is used in desalination of seawater। बस ये होता है क्या हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, कि जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे सोल्यूशन के साइड, तो सोल्यूशन की तरफ से जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, सोल्यूशन साइड से होकर के प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में या फिर
प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। आप जो आरओ का पानी पीते हैं ना, वो यही होता है। आरओ मतलब होता ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही आपका पानी प्योर होता है और वही आप पीते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अगला बताता हूँ। लिखो। हाँ, तो अगला है एबनॉर्मल मोलर मास। देखो ये सब वीडियो के दौरान लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है ना। देखो कितना सिंपल सा है। एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं? तो जब किसी सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो अगर हम कैलकुलेट करें किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ही निकालते हैं, मतलब मोलर मास निकालते हैं। तो जब किसी सब्सटेंस का मोलर मास हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं, जो भी वो वैल्यू आए, तो वो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट आ जाए तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। मतलब जो आना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो आनी चाहिए थी, वो ना आके कुछ और आ जाए, कुछ भी जो भी आ गया, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने कैलकुलेट किया तो कुछ और वैल्यू आ गई, तो उसको हम कहते हैं क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्यों आता है? तो एबनॉर्मल मोलर मास तभी आता है जब या तो सोल्यूशन नॉन आइडियल हो या फिर उसके जो सॉल्यूट्स हैं वो एसोसिएशन में चले जाए या फिर डिसोसिएशन में चले जाए। इसका क्या मतलब हुआ अभी मैं समझाऊंगा, पहले इसको समझो। देखो मैंने क्या लिखा है कि व्हेन द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी comes out to be different from that of the expected value, then the molar mass of the substance is called abnormal molar mass। क्या कहते हैं भाई? abnormal molar mass। मतलब अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालें और वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट आ जाए, एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आ जाए, बिल्कुल डिफरेंट आ जाए, तब उस सब्सटेंस के मोलर मास को हम कहते हैं क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा क्यों आता है यहाँ पर रीजन। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि एबनॉर्मल मोलर मास इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, और या फिर क्या हो सकता है, द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा तब भी हमारा जो मोलर मास आएगा वो एबनॉर्मल आएगा, मतलब नॉर्मल से बिल्कुल डिफरेंट आएगा। और अगर सॉल्यूट एसोसिएशन को अंडरगो कर जाए या फिर डिसोसिएशन हो जाए उसमें सॉल्यूट में, तब भी हमारा जो मोलर मास है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट आएगा, मतलब एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। जैसे मान लो कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे ना, तो एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है जितना आना चाहिए उतना ना आके उससे बिल्कुल डिफरेंट आता है। डिफरेंट भी कितना आता है, तो उसका दोगुना आता है। एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। लेकिन चूंकि एसिटिक एसिड जो है उसको हम बेंजीन में डिसॉल्व किए हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट हो गया है, मतलब डाइमेराइज हो गया है। कैसे? ऐसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, समझना। 2 टाइम्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हो गया आपका क्या, देखो ये 2 टाइम्स ये है ना, ये हो गया एसोसिएट, मतलब ऐसे हो गया CH3COOH का ट्वाइस आ गया। तुम देख रहे हो ना, ये एसिटिक एसिड है जिसका मोलर मास आता है 60 ग्राम पर मोल, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, एसोसिएट हो गया है बेंजीन में। जब ने इसको डाला है बेंजीन सॉल्वेंट में तो क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। कैसे? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और उसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ लिख दो, क्या कटेगा तो नहीं, चलो लिख देता हूँ। ये है आपका एसिटिक एसिड, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये क्या है, ऐसे। आपको पता है CH3COOH यही होता है। और एक मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, HOCO, ये क्या है, CH3, देखो CH3OO। अब देखना, इस वाले का ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा, और इस वाले का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो गया, इसलिए इसका मोलर मास आना चाहिए था 60 ग्राम पर मोल। देखो आपको मैं बताता हूँ, जो एसिटिक एसिड है बेटा, इसका मोलर मास कितना होगा, एक्चुअल जो मोलर मास है कितना आना चाहिए। देखो कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, तो 2 हैं तो 12 इंटू 2 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4 है तो 4, और प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 तो 16 इंटू 2, ये क्या आएगा, 12 दूना 24 प्लस 4 और प्लस 16 दूना 32। देखो
32 4 36 और 36 और 24 कितना है भाई 60 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, देखना मैंने थोड़ा तिरछा लिख दिया, ये आप पहले से जानते थे और इसकी लिखने की नीड नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया। तो देखो इसका मोलर मास जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था 60 ग्राम पर मोल, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो गया, इसलिए इसका मोलर मास अब 60 ग्राम पर मोल ना आकर के 120 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कितना आएगा 120 ग्राम पर मोल। इसका मतलब जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे बिल्कुल डिफरेंट आई ना। दिस इज व्हाट एबनॉर्मल मोलर मास इज। ऐसे होता है क्या एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछा ही जाता है मोस्टली, तो एग्जाम में पूछा जाए सीबीएसई बोर्ड में, तो आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे और ये बनाएंगे। ठीक है ना, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सुनिएगा, अगला है वांट हाफ फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अगला क्या है कि वांट हाफ फैक्टर क्या होता है। सुनिएगा, ये बिल्कुल 2 कौड़ी का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल 2 कौड़ी का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कैसे इसको यूज करना है। ठीक है ना, पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए 2 कौड़ी का क्या होता है भाई। 2-3 फॉर्मूले होते हैं, आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो वांट हाफ फैक्टर है वो क्या होता है, तो I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास और डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। जो भी नॉर्मल मोलर मास है वो ऊपर रहेगा और जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो कहाँ रहेगा नीचे। डिवाइड करने वही क्या आ जाएगा वांट हाफ फैक्टर I, है ना। एक दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, दूसरा होता है क्या कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप एग्जैक्टली ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन क्या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक तीसरा है, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ये दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एसोसिएशन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, बस इसको बिफोर कर देंगे, हो गया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और देखना भाई गलत हो गया ये, और एसोसिएशन। ठीक है, ये होता है क्या वांट हाफ फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला। 3 फार्मूला, ठीक है ना। कब किसको कहा कैसे यूज करना है वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, सुनिएगा क्या है वांट हाफ फैक्टर I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, या फिर दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, या फिर टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये होता है क्या वांट हाफ फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब जैसे ये फार्मूला होता है ना, अब इसको मैं कैसे अब एक्चुअल फार्मूला बनाएंगे हम डिसोसिएशन का और एसोसिएशन का, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है ना, आप फिलहाल तब तक इतना लिखिए। ठीक है, ये ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, लिखो, ये डेफिनेशन है मान लो, है ना। हाँ, तो अगला है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वांट हाफ फैक्टर I की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएशन के केस में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो आप मान लीजिए, मान लो कोई भी कि कोई एक n एटॉमिक मॉलिक्यूल है, n एटॉमिक सब्सटेंस है, जिसको हम कह रहे हैं क्या AN। ये n एटॉमिक है, जैसे H2 है डाई एटॉमिक, N2 है डाई एटॉमिक, है ना।
ऐसे जैसे O3 है ट्राई एटॉमिक है, वैसे ही कोई एक एन एटॉमिक सब्सटेंस है और वो डिसोसिएट होके एन टाइम्स ए देता है। क्या देता है? ए। जैसे ये H2 है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा तो क्या देगा? टूटेगा तो क्या देगा भाई? 2 टाइम्स ऑफ H देगा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स दे देगा, है ना। ऐसे ही अगर ये n एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो n टाइम्स क्या देगा? एटॉमिक ये देगा, ए देगा, है ना। तो फिर क्या होगा भाई? सुनना, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब सुनिएगा, मान लो ये ऐसे माना था, मान लो कि जो इसके इनिशियल मोल है, इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स है वो है 1 मोल है। सपोज मैंने इसका इनिशियल मोल कितना मान लिया है? 1 मोल। तो तुम बताओ जब ये डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो क्या इसका कोई भी मोल बनेगा? नहीं बनेगा। डिसोसिएशन अगर नहीं हुआ है जब तक शुरू में, अभी तो हमने रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं किया है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो 1 मोल से हमने स्टार्ट किया है, तो क्या जो n टाइम्स ए बना है इसका कोई नंबर ऑफ मोल्स बनेगा? कुछ नहीं बनेगा शुरू में। लेकिन थोड़े समय के बाद आफ्टर डिसोसिएशन, इसका मतलब लिखता हूं मैं मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मोल्स आफ्टर, एक मिनट का भाई एक बहुत जा रहा है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन को काम क्या मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में? ये समझना है मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो मान लो कि इसमें से ये इसका इनिशियल मोल ए है, 1 मोल है, इसमें से x मोल क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। लेकिन इस a का एक a के लिए x मोल, लेकिन a कितने हैं? n टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? nx। स्टोइकियोमेट्री से गुणा करना नहीं भूला जाता है, भूलना नहीं है, ठीक है ना, करना ही है। अब ये 1 मोल था, इसमें से x मोल क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब जरा बताइए वांट फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई साहब? तो मैंने बताया था I इज इक्वल टू क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो ये डिसोसिएशन के केस में हम पढ़ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स, ये हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब डिसोसिएशन नहीं हुआ उसके पहले क्या है? तो 1 प्लस क्या? 0। तो फाइनली तुम्हारा क्या है भाई? I इज इक्वल टू, ये तो 1 प्लस 0 1 देगा, 1 से डिवाइड करके यही वैल्यू दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये लिखता हूँ 1 प्लस इस nx को पहले लिखता हूँ और ये माइनस एक्स को बाद में लिख देता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? देखो ये nx को मैंने पहले लिख दिया और x को बाद में साइन के साथ, तो क्या आ जाएगा फाइनली? I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 ही तो आएगा। ये हो गया हमारा क्या? वांट हाफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जहां पर ये n क्या है, यही लिख रहा हूं, चलो लिखता हूं, वेयर n क्या है भाई साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सिग्निफिकेंस ऑफ n बता रहा हूं, समझना कैसे निकालना है एकदम आसानी से, बिल्कुल 2 कौड़ी का, लेकिन ध्यान रखना है। n क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर ऐसे लिखता हूं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, माइंड इट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओनली लिख देता हूं, चलो ताकि तुमको और अच्छे से याद रहेगा। सिर्फ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, है ना। मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स, याद रखो, ठीक है ना। x क्या है भाई साहब? x है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है? मतलब कोई चीज किस हद तक टूटी है, किस एक्सटेंट तक टूटी है, वही क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। तो ये क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओनली, माइंड इट, रिएक्टेंट का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का है ना। और ये x क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इसके सवाल कैसे आएंगे मैं अभी करके बताऊंगा, लेकिन तुम ये इतना समझ गए ना एकदम अच्छे से। देखो इसको निकालने का तरीका बताता हूँ, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। देखो मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसको एग्जांपल के तौर पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, कि मान लो ये AlCl3 है, तुम बताओ ये कैसे टूटेगा? क्या ये एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3Cl माइनस में नहीं टूटेगा? बोलो, AlCl3 जब टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो यही तो देगा एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3Cl माइनस। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ जाएगा अगर n,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओनली। तो यहाँ पर कितना मोल है कुछ नहीं लिखा है, तो 1 लिखा है, और प्लस 3 तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ऐसे निकालना है n, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन ऑफ आई फॉर एसोसिएशन। ये डिसोसिएशन था बेटा, फिर मैं बताऊंगा किसका, एसोसिएशन का, लिख लो। हाँ देखिएगा, अगला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ आई फॉर एसोसिएशन। इसके पहले हमने डिसोसिएशन का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएशन का, ठीक है। सुनिएगा, तो मैंने वहाँ लिखा था क्या कि मान लो कि कोई एक n एटॉमिक मॉलिक्यूल है और वो डिसोसिएट होकर के, ध्यान सुनिए आप, वो डिसोसिएट होकर के क्या दे रहा है भाई साहब, n टाइप्स ऑफ A दे रहा है, ऐसे मैंने कहा था इसके पहले वाले में। लेकिन अब मैं कहूंगा क्या कि एक n एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, कोई जो एक एटम है जो कि n टाइम्स है। अब ये एसोसिएट होकर के क्या दे रहा है, An दे रहा है। क्या दे रहा है, समझ आता है सबको क्या बोल रहा हूँ। इसके पहले मैंने डिसोसिएशन का लिखा था ना, तो देखो ये n एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये डिसोसिएट होकर के n टाइम्स एटम दिया A का, जो भी है ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, n टाइम्स एटम ले लिया A का, और ये डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है, An दे रहा है। समझ में आता है सबको, है ना। ये डिसोसिएट होकर नहीं बल्कि एसोसिएट होकर क्या दे रहा है, An दे रहा है ना। ध्यान सुनो, ये डिसोसिएट होकर के दे रहा है n टाइम्स A, और ये n टाइम्स जो एटम है वो एसोसिएट होकर दे रहा है n एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब क्लियर है सबको, अब सुनना, इस वाली बात तो लिखना नहीं है, बस सुनना है, ये समझने के लिए था कि इसके पहले हम ऐसा किए थे, है ना। इसको मिटा के फिर लिखता हूं, देखो है ना, कैसे लिखेंगे भाई, सुनना कि जो n टाइम्स कोई एटम है वो एसोसिएट होकर के n एटॉमिक मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है। तो फिर वही कहानी कि मान लो एक बात और इसके पहले ही कि और ये n टाइम्स A है, तो ये n एटॉमिक मॉलिक्यूल एक बार दे रहा है, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर A लिख दूं तो ये क्या देगा भाई, 1/n An देगा ना, बोलो, ये n टाइम्स है, इधर जाएगा तो क्या 1/A An देगा, सही है ना। सुनना, अब मान लेते हैं कि इसका जो इनिशियल मोल्स है, इनिशियल मोल्स वो क्या है, 1 है, क्या है 1। तो जब ये एसोसिएट नहीं हुआ था तब क्या इसका कुछ बना था, कुछ नहीं बना था, 0। अब यहां लिखता हूं क्या, मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। इसके पहले हमने लिखा था मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, याद करो। अब मैं लिखता हूं मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन को भी शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें का मान लो कि x मोल एसोसिएट हो गया, लेकिन इसके एक an के लिए x मोल है, लेकिन कितना n है, Na है, कितना है भाई an, वो 1/n है, इसका मतलब 1/n इंटू x। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - x, क्योंकि इसमें से x मोल क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। जब एसोसिएट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। तो अब निकालिए वांटा फैक्टर, कैसे निकालते हैं भाई साहब, तो सर I इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन केस में है, तो एसोसिएशन के बाद वाला यही तो है, तो 1 - x प्लस, क्या मैं इसको x/n लिख दूं, x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो x डिवाइडेड बाई n, और फिर सबका डिवाइडेड बाई मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन के पहले के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टोटल, तो 1 + 0। तो फाइनली ये तो 1 देगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू दे देगी, तो क्या देगा, I इज इक्वल टू 1। अब फिर से मैं इस x/n को पहले लिखता हूँ और -x को बाद में लिख देता हूँ। फिर क्या आएगा भाई साहब, सुनिएगा, कट जाएगा क्या, चलो लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देखना, I इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस, इसमें से तुम x कॉमन लोगे तो ये 1/n देगा, तो 1/n -1 इंटू क्या, x। यही होता है हमारा क्या, वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला इन द केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। अब तुम दोनों फार्मूला का अगर कंपैरिजन करो तो उस वाले में जहां डिसोसिएशन के लिए बताया था, वहां बताया था I इज इक्वल टू 1 प्लस
n माइनस वन अपान सॉरी n माइनस वन इंटू क्या x, ये बोला था। बस इस n के जगह पर 1 अपान n हो गया, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। देखो दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये n के जगह पर 1 अपान n हो गया है ना। तो इस ट्रिक से या फिर इस बात को ध्यान रख के आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं याद रखना, ये तो बिल्कुल 2 कौड़ी का फार्मूला है, ठीक। अब जैसे मान लो मुझे सिग्निफिकेंस अब क्या बताना हो, n बताना हो, तो यहाँ पर n क्या है भाई साहब, इस वाले में मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना। इसके केस में n कैसे निकालेंगे भाई, तो वेयर n क्या है, तो टोटल मोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ओनली, माइंड इट, रिएक्टेंट ओनली, है ना। और x तो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। तो ये हो गया क्या, इसके पहले डिसोसिएशन वाले केस में क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओनली। इस डिसोसिएशन के केस में क्या बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ओनली। जैसे मान लो मैं कहूँ यही जो एसिटिक एसिड था, आपने देखा था कि डाइमराइज हुआ था, डाइमराइज होकर क्या दिया था, CH3COOH का ट्वाइस दिया था। मान लो मुझे निकालना इसका नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा भाई साहब, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स गिन लेना है बस, तो कितने हैं, 2 हैं। एसोसिएशन के केस में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देखना है, और डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखना है। समझ में आया सबको, आप इसको नोट डाउन कीजिए एकदम अच्छे से समझ के, और उसके बाद से फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक। हाँ, तो एक सवाल है, देखिएगा, लिखा है कैलकुलेट डीओडी। डीओडी मतलब होता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम एक्स कह रहे थे ना, ये वही है, ठीक है। तो कैलकुलेट डीओडी फॉर बेरियम नाइट्रेट, आई बराबर दिस, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। आई दिया है तो आपको निकालना है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स निकालना है। तो जरा बताइए मैंने क्या फार्मूला बताया था भाई साहब, डिसोसिएशन केस में I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स, यही बताया था ना। हमको निकालना x के लिए यही फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना। आप बताइए ये क्या, मैं इस 1 को इधर लाऊं, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एक्स बचेगा ना, बताओ। ये 1 है, ये 1 है, अगर ये इधर आएगा तो क्या आएगा, I माइनस 1, और ये क्या इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू एक्स, देयरफॉर केवल x पावर क्या आएगा भाई, तो I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। I माइनस 1 अपान क्या, n माइनस 1। सिर्फ एक फार्मूला याद रखेंगे ना, तो इसे हम बना लेंगे जैसे अभी मैंने बनाया, ठीक है। तो चलो करो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू, सर I दिया है, कितना दिया है, तो 2.74 माइनस 1 फार्मूला में है, डिवाइडेड बाई n, ओ माय गॉड, n तो पता ही नहीं है, तो n हम निकालना सिखाए थे बेटा। कैसे सिखाया था मैंने, देखो इस बेरियम नाइट्रेट को तुम डिसोसिएट कराओ, तो क्या देगा, तो बेरियम पर 2 प्लस और नाइट्रेट पर 2 नाइट्रेट पर 1 माइनस देगा ना, बेरियम पर 2 प्लस और 2 नाइट्रेट पर 1 माइनस, ऐसे देगा। तो डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओनली। तो प्रोडक्ट बता दो, 1 और ये 2 मिलकर कितना आएगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3, ठीक है ना। मतलब फाइनली n बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, तो निकाल लिया, तो याद रखो n क्या था भाई, 3 है, अब माइनस 1 क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये 2.74 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.74 और डिवाइडेड बाई 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2 बचेगा। तो फाइनली तुम्हारा x क्या आएगा, x बराबर करो, क्या आएगा 0.2 8 16 और 2 7 14, इतना आ जाएगा। ये इतना आ गया, अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़े तो मैं इससे क्या करूंगा, इसमें उससे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब जो x आएगा, क्या मैं यहाँ लिख दूँ, x आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.87 इंटू क्या 100%, मतलब फाइनली कितना परसेंट आएगा भाई, ये आ जाएगा 87%। मतलब ये 87% टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। बाकी जो 13% है वो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो तुमने देखा ना कि मैं कैसे ये कर रहा हूँ सवाल, एक ही फॉर्मूला है, तुम देख लो, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। इसी से
n तो हम निकाल लेंगे, वो तो डिसोशिएट करके निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना। I देगा तो x पूछेगा और x देगा तो I पूछेगा। समझ में आता है सबको? I देगा तो x पूछेगा जैसे कि इस केस में हुआ, और x देगा तो I पूछेगा। n तो हम देख के निकाल लेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ, तो अगला सवाल है, देखिएगा कि फाइंड I फॉर मैग्नीशियम फॉस्फेट इफ DOD इज 50%। अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 50% है, मतलब ये 50% डिसोसिएट होता है, तो बताओ इस केस में I की वैल्यू क्या होगी, वन ऑफ फैक्टर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे आएगा भाई? तो I का फार्मूला मैंने क्या बताया था भाई साहब, बताया था 1 + n-1 इंटू एक्स, है ना। तो करो, I तो हमारा निकालना ही है, ठीक है। I क्या आएगा 1 + n, हमको पता नहीं है, तो भाई साहब n इसको डिसोसिएट करके हम निकाल सकते हैं। तुम बताओ क्या ये मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का ट्वाइस, क्या ये मैग्नीशियम फॉस्फेट ऐसे नहीं टूटेगा? देखो मैग्नीशियम 3 गो है तो 3 मैग्नीशियम पर 2 प्लस, और प्लस क्या 2 गो फॉस्फेट पर 3 माइनस। आपको पता होना चाहिए कि किस पर कितना प्लस और किस पर कितना माइनस होता है। तो बेटा मैग्नीशियम पर 2 प्लस सबको पता होता है, फॉस्फेट पर 3 माइनस कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो याद रखना है, ठीक है ना। अगर तुम्हें पहले से याद था तो बहुत अच्छी बात है। फॉस्फेट पर कितना माइनस होता है? 3 माइनस। अब जरा बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा भाई साहब, बताइए। एन की वैल्यू क्या आएगी डिसोसिएशन केस में? तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओनली दिया जाएगा 3 और ये +2, दैट इज क्या 5। फाइनली एन की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इसी एन की वैल्यू तुम यहाँ रखो तो क्या आएगा 5 - 1 इंटू क्या 50%। 50% का मतलब क्या होगा भाई? 50 डिवाइडेड बाई 100, है ना। 50 डिवाइडेड बाई क्या 100, तो क्या आएगा I = 1 प्लस ये तो देगा 4 इंटू क्या, ये 1/2 देगा क्या, तुम बताओ। ये 1/2 नहीं देगा, यहाँ पर मैं 1/2 लिख दूंगा, तो फिर से 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो I = फाइनली आएगा 1 + 2 दैट इज 3। क्या जाएगा भाई I की वैल्यू 3। ऐसे आता है सवाल एग्जाम में ऐसे हम निकालेंगे सॉरी I की वैल्यू अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा तो। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 50% है। आपसे क्या देगा 100% है, 70% है, कोई भी परसेंट देगा, तो जो भी परसेंटेज देगा उसमें तुम 100 से डिवाइड करके उसको ऐसे नॉर्मल वैल्यू बना लेना। फिर कैलकुलेशन में क्या है गुणा भागी तो करना है, तो गुणा भाग करके ये आंसर ला देना, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये होता है क्या, इस तरह से हम सवाल करते हैं, ठीक है ना। इसको लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो अगला है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला। आप ये सोच रहे हो कि सर ने तो पहले ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला बता दिया था डेरिवेशन के दौरान। हाँ, तो मैंने बताया था, लेकिन अब मैं उसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करूंगा, बस बिल्कुल थोड़ा सा, है ना। सुनिएगा, आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला बनाया था जो सीधे सीधे था, वो क्या था सर? P10 - P1 अपान P10 इज इक्वल टू x2 था, और x2 को मैंने लिखा था N2 अपान N1 प्लस N2, ये लिखा था ना। बताओ अगर मैं कहूं कि सोल्यूशन जो है वो बहुत डाइल्यूट है, क्या है? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो बहुत डाइल्यूट का मतलब ये हुआ कि उसमें जो सोल्यूट के कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है सॉल्वेंट के मुकाबले, तो सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, मतलब सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल से बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो फाइनली हमारा क्या बन गया भाई? N2 अपान N1 बन गया। ये था ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या है? तो मॉडिफिकेशन ये है कि आपको इसमें I लगा लेना है, वन था फैक्टर लगा लेना है बस, ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा था क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद क्या पढ़ा था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी पढ़ा था। डेल्टा टीबी क्या आया था? सीधे सीधे केबी इंटू एम आया था ना, बोलो केबी इंटू एम। इसमें मॉडिफिकेशन यही करना है कि बस इसमें क्या कर लेना है, वन था फैक्टर I को ऐड कर लेना है। ऐड मतलब सब, मतलब ये क्या बोलते हैं, एडिशन नहीं करना है इसका, ऐड का मतलब शामिल कर लेना, बस इसमें मल्टीप्लाई कर लेना इससे, ठीक है ना। ऐसे ही आपने पढ़ा था डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो पढ़े थे, सिर्फ केबी की जगह पर केएफ आ गया था, केएफ इंटू एम। एम क्या है? मोलल कंसेंट्रेशन है,
मतलब मोलैलिटी है ना। देखो एक ट्रैक्टर जा रहा है, कितना आवाज कर रहा है। ट्रैक्टर जा रहा था भाई, सुनना। तो ये बताए थे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला के एफ इंटू एम बताए थे, यही तुमने लिखा था। इसमें भी तुम क्या कर लो, आई से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। फिर एक और क्या था लास्ट में, क्या पढ़े थे भाई बताओ, अरे मैं भूल गया हूँ, बताओ। हमने पढ़ा था बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल क्या पढ़े थे, सी आर टी, ये पढ़े थे ना, बोलो। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। फिर भी इसमें क्या कर लेना है, आई से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये था क्या, सारे फार्मूले बिल्कुल सेम थे, पहले वाले थे। मॉडिफिकेशन मैंने एक छोटा सा किया है कि सब में आई से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। आई को इसमें क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ने लायक कुछ रहा नहीं, अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है कंप्लीटली। बस इक्का दुक्का कोई बात होगा, मुझे बताने का मन करेगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज ये सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या, PYQs, है ना। पहले इसको लिखो, फिर मैं थोड़ी सी बातें और बताता हूँ, लिख लो। हाँ सुनिएगा भाई, सुनना। देखो एक सवाल लिखा है, ये बस सवाल मैंने बना के लिख दिया है, वरना मुझे जो बताना है मैं अब इसी सवाल के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और उस बात को ध्यान रखना हमेशा एकदम अच्छे से। लिखा है कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, अब ब्रैकेट में लिखा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसी को लेकर बताऊं, इसको लेकर के, तो तुम मुझे बताओ इसका, अगर मैं कहूंगा K2SO4 अगर ये डिसोसिएट हो गया 100%, इसका क्या मतलब होगा भाई, ये देगा 2K पर प्लस और प्लस क्या, SO4 पर 2 माइनस, ये ऐसे ही तो डिसोसिएट होगा। तुम बताओ इसके n की वैल्यू क्या आएगी, n बराबर क्या आएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, है ना। जरा बताओ अगर ये n बराबर 3 है, अब i की वैल्यू क्या आएगी, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो बताओ i इज इक्वल क्या आएगा भाई, सर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स, x क्या है 100% है, x i बराबर क्या आएगा 1 प्लस ये क्या है, n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1, और ये 100% का मतलब क्या है 1। अरे भाई यहाँ पर 100/100 लिखोगे ना, 100% को नॉर्मल वैल्यू में कैलकुलेट करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो 100 डिवाइड बाई 100 ही तो आएगा, तो वो क्या देगा 1। तो फाइनली तुम्हारा क्या आया, i इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या देगा भाई 2, दैट इज 3। इसका मतलब i बराबर क्या आ जाएगा 3 आ गया, और n की वैल्यू क्या आई है 3 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी साल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, तो उसके जो वन हाफ फैक्टर की वैल्यू है वो n के बराबर ही आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाएगी, है ना। और इसी केस में हम फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। इस किसी और दूसरे केस में करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और वो जनरली एग्जाम में दिया नहीं जाएगा। आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन कीजिए दिया जाएगा, या फिर दिया जाएगा बताओ कि इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है या फिर सबसे लोएस्ट है। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है, तो दोनों बात सेम है, उसी को मैं कंपेयर करके बता दे रहा हूँ। तो याद रखो 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तभी आई की वैल्यू और एन की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी, मैंने एन बराबर क्या आ जाएगा, आई ही आ जाएगा, ठीक है ना। और उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उस केस से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, तो ऐसे। अब देखना मैं यहाँ बताता हूँ, सुनना। तुम मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या लिखे थे, तो सर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम लिखे थे ना, बोलो। अब तुम जरा देख के बताओ कि ये जो डेल्टा टी एफ है वो आई की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखो इसका मतलब ये हुआ, या फिर हम ऐसे उल्टा भी कह सकते हैं कि जो आई है वो डेल्टा टी एफ की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये जो डेल्टा टी एफ है, ध्यान सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई बढ़ेगा, देखना शॉर्ट में लिख रहा हूं, और आई बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। बोलो, ये आई बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये वैल्यू बढ़ेगा, ध्यान सुनना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये वैल्यू बढ़ेगा तो टीएफ जो है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगी। कैसे, तो देखो ऐसे, क्योंकि जो डेल्टा टीएफ है बेटा वो क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यही तो होता है। तुम बताइए वैल्यू कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब ये वैल्यू कम होगी। देखो ये वैल्यू ये नेगेटिव साइन के साथ है ना, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब पक्का ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो इसका मतलब ये
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मतलब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब तुम इसका रिलेशन डायरेक्ट इसके साथ क्या निकालोगे, तो देखो ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ, वो 1/2 फैक्टर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और यही कंक्लूजन हमको लाना था। और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये आप सब समझ गए। आप बस इस लाइन को एकदम अच्छे से याद रखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो हमेशा 1/2 फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो आई जिसका ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, आई जिसका ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, और आई जिसका कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो आप सबका आई निकाल लो, और आई निकालने के बाद देख लो, कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, तो आई तो हमको पता नहीं है, तो देखो मैंने अभी निकाला था, क्या n की वैल्यू अगर 3 हो जाए, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 100% हो जाए, तो जो n की वैल्यू है वो भी क्या होगी, i की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। मतलब i जो है वो फाइनली n के बराबर है। इसका मतलब i निकालना है, मतलब क्या, n निकालना है। तो अब तुम n निकालो, तो बताओ इसका n क्या आएगा। तो इसका तो ये निकाले थे 2 और 1 3, इसके लिए जो n की वैल्यू है मैं लिखता हूँ 3 है। इसके लिए क्या है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, टोटल कितने हैं 2। यूरिया तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, तो n की वैल्यू क्या है, 0 है ना। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी भाई सॉरी क्या आएगा भाई, एक एल्यूमिनियम पर 3 प्लस और 3Cl पर 1 माइनस, तो 3 और 1 4 आ जाएगा n की वैल्यू। अब देखो कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, हमको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम उसी का होगा जिसका आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जिसका n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा आ गया क्या, AlCl3। इसका मतलब हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कहाँ लिखूं भाई, नीचे कट जाएगा। क्या मैं इस बात को मिटा दूं, या फिर चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझ लेना। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो भाई साहब AlCl3, उससे ज्यादा किसका होगा भाई, उससे किसका होगा, तो K2SO4 का, K2SO4 का। देखो ये बहुत वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, एक पास हो रहा है, मुझे मिटाने दो, ठीक है ना इसको मिटाता हूं, आप समझ गए हैं। इसको बताने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाए, तो जो आई की वैल्यू है वो n के वैल्यू के बराबर हो जाती है ना। साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा था ना, वो सब एक ही में हो जा रहा था, इसलिए मैंने मिटा दिया। ठीक है, हाँ सुनना। तो क्या बताया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट वो आई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आई किसका इक्वल है, n के इक्वल है। तो हमको n देखना है सबसे ज्यादा किसका होगा, AlCl3 का होगा। इसका मतलब AlCl3 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा, ठीक है। उससे ज्यादा, इससे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो n की वैल्यू 4 से जो बिल्कुल थोड़ी सी कम होगी वो यही है, n बराबर 3 यही आया था। इसका क्या आएगा, K2SO4, ठीक है। इससे ज्यादा किसकी होगी, तो इसकी NaCl की, और सबसे कम किसकी होगी भाई साहब, यूरिया की, है ना। तो ये मेरे बताने का मेन पर्पस था कि हम फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर करेंगे। तो हम इस वाले ट्रिक से, ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि अगर आई बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, मैंने डेल्टा टीएफ बढ़ेगा। यहाँ से डेल्टा टीएफ आपको पता है क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, हमको चाहिए टीएफ। इन दोनों में तुम देखो ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो पक्का ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, है ना, दोनों बात है। इसका मतलब इसका और इसका मैंने डायरेक्ट रिलेशन निकाला, तो तुमने देखा कि ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन है, इसलिए जो टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/2 फैक्टर के। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, तो हमेशा हम n ही निकालेंगे, क्योंकि i और n दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसका कंपैरिजन कर लिया, ठीक है ना। तो आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आज की कहानी खत्म होने के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है ना। हो सकता है कि कोई सवाल लगाने के दौरान कोई कॉन्सेप्ट आए, तो वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम सब सीख लेंगे, ठीक है ना। वरना जो आपके बुक में था वो सब कुछ खत्म हो गया, सब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। आप एकदम प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, रोज रोज रिवाइज कीजिए और उसके बाद से अपना ख्याल रखिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, ठीक है ना। चलो अपना ख्याल रखो, बाय, टेक केयर।